जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि एक संपत्ति को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए काफी सारे तरीके जो हैं वो होते हैं, लेकिन इन तरीकों में जो है वो आपको काफी अमाउंट स्टाम्प ड्यूटी पर खर्च करना होता है। लेकिन अब आपको कोई भी स्टाम्प ड्यूटी जो है वो पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी सारे तरीके ऐसे भी हैं जिनमें आपकी स्टाम्प ड्यूटी बच जाएगी। सो फ्रेंड्स, जानेंगे आज की इस वीडियो में वो कौन से तरीके हैं जिनमें आप एक संपत्ति को एक पर्सन के नाम से दूसरे पर्सन के नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं और उस पर आपकी कोई भी स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, संपत्ति को एक पर्सन के नाम से दूसरे पर्सन के नाम पर ट्रांसफर करने में सबसे पहला और बेस्ट तरीका जो आता है और जो सबसे ज्यादा चलता है वो है सेल डीड का। सेल डीड का जो है वो मैं आपको प्रोसेस भी बता देता हूं कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी की डील होती है दो पार्टीज के बीच में, तो दो पार्टीज के बीच में उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सबसे पहले बातचीत होती है और उसके रिगार्डिंग जो भी अमाउंट है वो डिसाइड होता है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए उनके बीच में 50 लाख रुपए का अमाउंट जो है वो डिसाइड हो चुका है, तो उसके बाद वो एक बनाते हैं एग्रीमेंट टू सेल, जिसको बयाना भी बोला जाता है या फिर अर्नेस्ट मनी भी बोला जाता है। तो उस टाइम पर नॉर्मली जो है 5% या फिर 10% अमाउंट जो है वो जो भी बायर है वो सेलर को देता है। तो यहाँ पर जो भी रिमेनिंग अमाउंट 90% बच जाता है वो रजिस्ट्री के टाइम पर देना होता है। यानी कि यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए की थी, तो यहाँ पर 10% जो कि 5 लाख रुपए बनता है वो बायर ने सेलर को एग्रीमेंट टू सेल के टाइम पर दे दिया है, और बाकी का जो भी अमाउंट 45 लाख रुपए बचता है वो उसको अब रजिस्ट्री के टाइम पर देना है। लेकिन यहाँ पर जो भी सेलर है उसको 7 से 8% उस 50 लाख रुपए के ऊपर स्टाम्प ड्यूटी पे करनी होती है। लेकिन अगर बायर जो है वो एक लेडी है तो उस सिचुएशन में 1 से 1.5% स्टाम्प ड्यूटी बच जाती है। यानी कि 5 से 6% की स्टाम्प ड्यूटी पर लेडी के नाम पर वो जो प्रॉपर्टी है उसकी रजिस्ट्री हो जाती है। और दूसरे नंबर पे आती है वो है रिलिंक्विशमेंट डीड। रिलिंक्विशमेंट डीड एक ऐसी डीड है जिसमें एक पर्सन के द्वारा अपने हक को त्याग दिया जाता है। ये मोस्टली जो है जो भी घर में बेटियां होती हैं या फिर लेडीज होती हैं उनके द्वारा किया जाता है या फिर उनसे करवाया जाता है। यानी कि घर में अगर कोई भी बेटी है तो उसकी शादी होने से पहले या फिर शादी होने के बाद भी वो जो है एक रिलिंक्विशमेंट डीड तैयार करती है अपने ब्रदर के नाम पर कि मेरा जो भी हिस्सा है अगर वो मेरे ब्रदर के नाम पर कर दिया जाए तो इसके रिगार्डिंग मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में भी काफ़ी सारी बेटियां जो हैं वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लेना चाहती हैं, तो वो अपने ब्रदर के नाम पर ही एक एफिडेविट बना के दे देती हैं कि इसके फेवर में अगर मेरे हिस्से को ट्रांसफर कर दिया जाए तो मुझे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए कोई भी पेरेंट्स के 4 हाउस हैं और यहाँ पर अगर 4 बच्चे हैं, मान लीजिए एक ब्रदर है और 3 सिस्टर्स हैं, तो नॉर्मली जो भी वो 3 सिस्टर्स हैं वो अपना एफिडेविट दे देती हैं या फिर एक रिलिंक्विशमेंट डीड तैयार करती हैं कि हमारे ब्रदर के फेवर में जो भी हमारा हिस्सा है अगर वो दे दिया जाए तो उसमें हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर जो भी वो 4 के 4 मकान हैं वो उस ब्रदर के नाम पर हो जाते हैं। और जो भी ये रिलिंक्विशमेंट डीड है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 हज़ार रुपये का खर्चा आता है और इसमें कोई भी स्टाम्प ड्यूटी जो है वो पे करने की जरूरत नहीं है। और ये एक बेस्ट तरीका भी माना जाता है एक पर्सन के नाम से दूसरे पर्सन के नाम पर संपत्ति को ट्रांसफर करने के लिए या फिर उसके नाम को अपडेट कराने के लिए। और तीसरा तरीका जो आता है वो आता है गिफ्ट डीड। ये मोस्टली फैमिली मेंबर्स में या फिर रिलेटिव्स में चलती है कि अगर फादर जो है वो अपने बेटे के नाम पर या फिर मदर जो है वो अपने बेटे के नाम पर या फिर भाई जो है वो अपने भाई के नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना चाहता है तो वो एक गिफ्ट डीड जो है वो एग्जीक्यूट कर देता है और वो की जाती है आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। और जो भी वो गिफ्ट डीड है वो 2 से 3 हज़ार रुपये में बन जाती है। तो यहाँ पर भी एक संपत्ति जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नाम पर इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है और इसका बहुत ही ईजी प्रोसेस है और इस पे बहुत ही कम स्टाम्प ड्यूटी लगती है। और नेक्स्ट और फोर्थ जो तरीका है वो है फैमिली सेटलमेंट डीड। ये मोस्टली जो देखा जाता है अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, अगर किसी भी फैमिली में अनसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी डिस्प्यूट है तो इसमें कोर्ट ये कहती है कि अगर
वो जो फैमिली है आपस में अगर कोई भी फैमिली सेटलमेंट डीड तैयार कर लेती है कि इतना हिस्सा इस पर्सन को जाएगा और इतना हिस्सा इस पर्सन को जाएगा और ये जो हिस्सा है इस पर्सन को जाएगा, तो इस हिसाब से अगर फैमिली सेटलमेंट डीड तैयार हो जाती है और वो इस पर्पज़ के लिए तैयार की जाती है कि फ्यूचर में उस फैमिली में कोई भी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग डिस्प्यूट ना हो, तो यहाँ पर जो भी उनकी सेटलमेंट डीड है उसके बेस पर उन पर्सन्स के नाम पर ये प्रॉपर्टी को नाम कर दिया जाता है और इसमें भी कोई भी स्टाम्प ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है और इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे लॉ जो हैं वो सेटल हो चुके हैं। और नेक्स्ट और फिफ्थ ऑप्शन जो है वो ये आता है कि अगर कोई भी पर्सन विल लिख देता है तो वहाँ पर भी स्टैम्प ड्यूटी को बचाया जा सकता है कि अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन ये भी लिखता है कि जीते जी ये जो संपत्ति है वो मेरे नाम पर रहेगी और मेरी डेथ के बाद जो है इस संपत्ति का मालिक ये पर्सन बन जाएगा, तो यहाँ पर जो भी विल लिखने का या फिर उसको रजिस्टर कराने का प्रोसेस है उसमें 2 से 3 हज़ार रुपये लगते हैं और यहाँ पर जब तक वो जीवित रहेगा उसके नाम पर वो संपत्ति रहेगी और जैसे ही उसकी डेथ होती है तो डेथ के बाद जो भी बेनिफिशरी है या फिर जिसके फेवर में वो विल लिखी गई है तो वो अपने नाम पर उस संपत्ति को करवा सकता है उस बिल के बेस पर और यहाँ पर कोई भी स्टाम्प ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। और लास्ट और सिक्स्थ तरीका जो है वो आता है पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पर। ये जो तरीका है वो मोस्टली उस एरियाज में ज़्यादा किया जाता है जहाँ पर संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं होती, तो यहाँ पर मोस्टली जो लोग हैं वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी के बेस पर। लेकिन इसमें यहाँ पर एक दिक्कत ये आती है कि ये जो तरीका है वो सिर्फ ट्रस्ट बेसिस पर चलता है, इसको एक कानून की नज़र में कोई भी वैलिड इंस्ट्रूमेंट नहीं माना गया है। यानी कि जो भी इस संपत्ति का स्टार्टिंग में मालिक था वो ही उस संपत्ति का मालिक रहता है। सिर्फ यहाँ पर ट्रस्ट बेसिस पर एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नाम पर जो पावर ऑफ अटॉर्नी है वो एग्जीक्यूट कर दी जाती है या फिर एफिडेविट दे दिया जाता है, तो यहाँ पर यह मान लिया जाता है कि वो नेक्स्ट पर्सन जो है इस संपत्ति का मालिक बन गया है। लेकिन एक्चुअल में अगर लीगल तरीके से देखें तो यहाँ पर ये कोई भी एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट नहीं है और इसके लिए मैं भी आपको स्ट्रिक्टली एडवाइज नहीं करूंगा। हालांकि ये सबसे सस्ता तरीका होता है प्रॉपर्टी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए, लेकिन ये जो है वो एक रिस्क भरा तरीका हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि प्रॉपर्टी को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए कौन कौन से बेस्ट तरीके हैं और कौन से तरीके से जो है आप स्टाम्प ड्यूटी को बचा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई भी लेटेस्ट जजमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करके व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको लेटेस्ट जजमेंट्स के बारे में बताया जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।